तो अभी तक आप लोगों का जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में शुरुआत भाग 1 से हुआ, ठीक है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, ठीक है। तो अभी आपका भाग 5 चल रहा है, ठीक है। आज आप लोगों को पढ़ना है न्यायपालिका। क्या पढ़ना है? न्यायपालिका, ठीक है। तो अगर भारत की हम बात करें तो भारत में जो है त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका है, ठीक है। तो भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका, ठीक है। तो त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसको जो है आप एक डायग्राम से समझेंगे। तो यह एक पिरामिड है, ठीक है। तो इसमें 3 लेयर है। जो सबसे ऊपर का शीर्ष है, यहाँ पर आपको होता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। इसे कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। दूसरा जो आपको लेयर होता है, ये आपको होता है हाई कोर्ट। दूसरा क्या है? हाई कोर्ट, ठीक है। जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की जो संख्या है आपको भारत में वह कितनी है? 25। कितनी है? 25, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या है? 1, ठीक है। फिर इससे नीचे आएंगे, इसके नीचे के जो कोर्ट होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, हाँ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसे हम जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो यह जो पिरामिड आपका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो शीर्ष पर है, ठीक है। तो शीर्ष पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला होगा तो उसके नीचे के जो भी न्यायालय है, यानी उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो इन लोगों को जो है, इन न्यायालय को ऊपर के न्यायालय का जो है आदेश को मानना पड़ेगा। अगर किसी वाद में, किसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया तो वो जितने भी हाई कोर्ट होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, ठीक है, उनको मानना क्या है? अनिवार्य, ठीक है। हालांकि जब नीचे की बात करेंगे तो नीचे के कोर्ट के फैसले को ऊपर के कोर्ट वाले नहीं मान सकते, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे वाले कोई कोर्ट में कोई विवाद फंस गया है तो फिर वो कहा जाएगा? ऊपर के कोर्ट में जाएगा, ठीक है। कि अगर कोई ऐसा केस है जो आपको जिला एवं सत्र न्यायालय में जो है गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फैसला सुनाया गया, या तो व्यक्ति संतुष्ट होंगे या असंतुष्ट होंगे, ठीक है। अगर संतुष्ट हो गए तो भाई ठीक है, लेकिन अगर असंतुष्ट हो गए तो ये फिर ऊपर के कोर्ट में जाएंगे, यानी कहा? हाई कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि हर राज्य में अपना एक हाई कोर्ट दिया गया, लेकिन आपको पता है कि राज्यों की संख्या कितनी है? 28, ठीक है। और टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। कितने हैं? 25, ठीक है। यह याद रखिएगा, टोटल जो हाई कोर्ट की संख्या है आपको, उच्च न्यायालय की संख्या है वो कितनी है? 25। और सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? पता नहीं। अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। हाँ। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक ही हाई कोर्ट था, को हैदराबाद हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो हैदराबाद चला गया किसमें? तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लिए एक नया हाई कोर्ट बना जिसे हम लोग अमरावती हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे नया हाई कोर्ट कौन है? तो अमरावती हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब ये जितने भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, तो ये हर राज्य में है, लेकिन कुछ राज्यों में नहीं है। कुछ के लिए क्या कर दिया गया है? कॉमन, जहाँ जनसंख्या की कमी है तो 2-3 राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक उच्च न्यायालय कर दिया गया है, ठीक है। जैसे आपको असम में है गुवाहाटी, ठीक है। तो असम में आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत ही आपको आसपास के जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, नागालैंड वाले, उन सबका वाद विवाद सब वहीं पर होता है, ठीक है। इसलिए उनके लिए कोई अलग से आपको हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। एक आपको पूछा जा सकता है कि एक तो सवाल यहाँ पर आपको बन गया कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है? 25, ठीक है।
यहाँ से मिटा देते हैं, वही करने की। इसके अलावा आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपको हाई कोर्ट है, ठीक है। दिल्ली। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय जो है यह एकमात्र आपको यूटी है, ठीक है। एकमात्र आपको यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपको हाई कोर्ट है। तो आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है आपको किस प्रकार का जो है हाई कोर्ट है, कैसा उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये आपको क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश आपको कौन सा है, दिल्ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको अलग अलग आर्टिकल में जो इसकी चर्चाएं की गई है, ठीक है। तो अगर आप बात करें कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके क्या क्या काम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने जाना कि भारत में क्या है वो त्रिस्तरीय न्यायपालिका, ठीक है। त्रिस्तरीय मतलब क्या, तीन स्तर कौन कौन से हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। हालांकि जब हम इससे और नीचे लेवल पर जाएंगे तो आपको एक और न्यायालय आ जाता है जिसको हम लोग मुंसिफ कहते हैं, एसडीओ कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इससे नीचे आपको ग्राम पंचायत का होता है जिसको हम ग्राम कचहरी कहते हैं, ठीक है। तो ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी आपको क्या है, एक न्यायालय ही है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको जो है इनको पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है इसका जो आपको अनुच्छेद है वो है आपको 124 से 147, ठीक है। तो आर्टिकल 124 से 147, ठीक है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी जो सुप्रीम कोर्ट है इसका आर्टिकल कितना है, ठीक है। तो 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय का आपको है 214 से 232, ठीक है। देखिए जब सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ रहे हैं तो हम क्या है, केंद्र को लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और केंद्र की न्यायपालिका को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाया गया था कि जब हम केंद्र को पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको क्या, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है आपको, वह केंद्र की न्यायपालिका है, इसलिए केंद्र वाले आर्टिकल में जो ये आपको आएगा, इसलिए आपको वो पहले दिख रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे तो जो राज्य का आपको हुआ करता था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसलिए वो आपको आर्टिकल जिसका डाउन है, ठीक है। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय जो है यहाँ पर आपको 233 से 237, ठीक है। तो आपको आर्टिकल भी याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके लिए कौन से आर्टिकल हैं, 124 से 147, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए 214 से 232 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 233 से 237, ठीक है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, तीनों के जो है आपको क्या है, आर्टिकल, ठीक है। अब आपके लिए एक बात आती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान जो हमारा है, ठीक है, इसमें किस प्रकार की न्यायपालिका है। एक तो त्रिस्तरीय न्यायपालिका हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो इसे हम जो है इंटीग्रेटेड न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। यानी इसे जो है हम हिंदी में अगर कहें तो यह आपको जो 3 लेयर में बना हुआ है, ठीक है, इसे हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। जहां पर आपको क्या कि 3 अलग अलग लेयर है, ठीक है। और वहां पर आपको तीनों को क्या है, अपना अलग अलग एक पावर है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर के जो न्यायालय हैं वह फैसला मानने के लिए नीचे वाले क्या है, बाध्यता है उनकी, ठीक है। लेकिन नीचे वाले अदालत का जो फैसला होगा वो ऊपर वाले को मानने की बाध्यता नहीं है, ठीक है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें, ठीक है, अगर हम भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि 2 प्रकार की आप न्यायपालिका देखते हैं, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका को हम स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को आर्टिकल 50 में पढ़ाया गया था कि जो कार्यपालिका और आपको न्यायपालिका है उनकी शक्ति क्या है, बराबर बराबर बांटी गई, ठीक है। तो जो भारतीय न्यायपालिका है ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका का जो है वर्चस्व यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और जो दूसरा आपको है वो क्या है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। इसका अलग अलग जो आपको एक लेयर होगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है
ये आपको लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के साथ यूएसए के संविधान से। जबकि एकीकृत न्यायपालिका जो है ये आपको लिया गया है 1935 के अधिनियम से। कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। तो जब आप लोगों को संविधान के स्रोत पढ़ा रहे थे, भारत शासन अधिनियम। हाँ भारत शासन अधिनियम, जब आप लोग को हम संविधान के स्रोत पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि बहुत सारे आर्टिकल जो है हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है, ठीक है। तो ये जो आपको भारतीय न्यायपालिका का एकीकृत न्यायपालिका है ये हमने कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से, ठीक है। जबकि अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करेंगे तो वो कहाँ से लिए हैं? यूएसए यूएसए से। ये दोनों ही बात जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है, इसमें जो है हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी करते हैं। इसे क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अब यह जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, इसमें दो प्रकार के कोर्ट आते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर इसे हम कहें तो इसको कह सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसे हम क्या कहेंगे? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हिंदी में कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो अधीनस्थ मतलब क्या? अधीन है। किसके अधीन है? हाई कोर्ट के अधीन है, ठीक है। अब जो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय है ये भी दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक होता है क्या आपको? क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और दूसरा आपको क्या होता है? सिविल कोर्ट। दूसरा क्या होता है? सिविल कोर्ट, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जो क्रिमिनल कोर्ट होता है इसमें क्या है? फौजदारी मामलों को देखा जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा फौजदारी मामले को किस कोर्ट में देखा जाता है या किस कोर्ट में इसके लिए जो है मुकदमा चलता है, तो वो आपको होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो फौजदारी मामले क्या होते हैं? जैसे किसी प्रकार का मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई ऐसा मुकदमा जो किसी की हत्या से संबंधित है, किसी की हत्या की कोशिश से है, ठीक है, यानी जो एक बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है वो आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फौजदारी मामले, ठीक है। इसी क्रिमिनल कोर्ट को जो है हम सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसे हम सेशन कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और सेशन का ही हिंदी आपको क्या होता है? सत्र, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट को हम क्या कहते हैं? सेशन कोर्ट कहते हैं। और सेशन जो होता है उसी को हिंदी में कहेंगे सत्र, ठीक है, यानी सत्र न्यायालय, ठीक है। जो सिविल कोर्ट है इसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जो यहाँ पर आपको नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। सिविल कोर्ट को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि आपको जिला न्यायालय होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दीवानी मामले को देखा जाता है। सर सिविल कोर्ट को तो व्यवहार न्यायालय किसको कहते हैं? यही सिविल कोर्ट को ही, इसी को व्यवहार न्यायालय भी कहा जाता है, इसी को जिला न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो सिविल कोर्ट होता है ना इसी को हम हिंदी में व्यवहार न्यायालय या जिला न्यायालय कहते हैं, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर सिविल कोर्ट में क्या होता है? जो दीवानी मामले होते हैं, ठीक है, दीवानी मामले की सुनवाई यहाँ पर होती है। तो दीवानी मामले मतलब क्या? जो रुपए पैसे से संबंधित है, ठीक है, जो जमीन के मुकदमे से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब आपका सिविल मामला होता है, इसको हम दीवानी मामले कहते हैं, ठीक है। ये आपको कहा जाएगा सिविल कोर्ट में, ठीक है। जबकि कोई अगर मारपीट से, लड़ाई झगड़ा से या कोई ऐसी समस्याएं जो किसी क्रिमिनल पेशे को दिखा रहा है, ठीक है, तो वो सब आपको कहाँ पर जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में, जिसे हम सेशन कोर्ट कहते हैं या हिंदी में सत्र न्यायालय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको फौजदारी मामले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या एक बेसिक स्ट्रक्चर है कोर्ट का कि कौन कौन से कोर्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका है इसमें सबसे ऊंचा जो आपको न्यायालय है वो है आपको कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। सबसे बड़ा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट। इसे हम एक अन्य और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि उच्च न्यायालय को ही कहीं आप लोग उच्चतम समझ सकते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो होता है वो क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम मतलब क्या? जो सबसे ऊंचा हो, सबसे बड़ा हो, इससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है।
तो उच्चतम न्यायालय को हम क्या कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में इसी को हम क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अब अगर हम भारत में न्यायिक व्यवस्था को देखेंगे तो न्यायिक व्यवस्था में जो सबसे ऊपर है वो कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं, ठीक है, उनका जो है चयन जो होता है, नियुक्ति जो होता है, वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। जो न्यायाधीश होते हैं, यह न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, ये किसके द्वारा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन केवल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है, इनको परामर्श भी दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या जाता है, ठीक है, किसके परामर्श पर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोल, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तो उनके सलाह पर जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, वह क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के परामर्श, सीजीआई का नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। हाँ, जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी भी नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ सलाह नहीं लिया जाता है। हाँ, वहां पर भी आपको सलाह लिया जाता है, ठीक है। देखिए, जितने भी जज होते हैं, अगर जज की नियुक्ति की जाएगी तो उनके लिए क्या होगा कि क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अभी क्राइटेरिया भी बताएंगे क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया के साथ साथ क्या होता है कि वहां पर आपको कुछ लोगों को जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है, जो सिफारिश करते हैं, ठीक है। तो सिफारिश करने के लिए जो है कुछ लोग होते हैं जिसे कहा जाता है कॉलेजियम, ठीक है, जिसे कहा जाता है कॉलेजियम। कॉलेजियम में होते कौन है, तो यहाँ पर आपको 4 वरिष्ठ जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये इसमें होते हैं। हालांकि पहले इसमें 2 हुआ करता था, अभी है 4, ठीक है। यानी अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह मांगेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब सलाह देंगे तो उनके साथ जो है उनका कॉलेजियम होगा। और कॉलेजियम क्या होता है, तो 4 वरिष्ठ जज, यानी उस न्यायालय में जो वरिष्ठ 4 जज हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे, अपनी राय देंगे, ठीक है। जब पांचों का राय एक जैसा होगा कि हाँ इसे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करना चाहिए, तब जो है वो राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सलाह देंगे कि इस व्यक्ति को जो है न्यायाधीश का पद को जो है इसे मिलना चाहिए, ठीक है। बाय चांस अगर मान लेते हैं कि जो 4 है, यहाँ पर 4 में से 2 जो है हाँ कहा, 2 ने ना कहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको फिर विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो वहां पर फिर जो सीजीआई होंगे वो अपना विवेक से, अपना बुद्धि से काम लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके सलाह पर, सीजीआई की सलाह पर। और सीजीआई के साथ कौन होते हैं, उनका कॉलेजियम होता है, कौन होता है, कॉलेजियम होता है। और कॉलेजियम होता कौन है, तो 4 वरिष्ठ जज न्यायाधीश, क्लियर है। तो इनके द्वारा आपको क्या होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन जो यह न्यायाधीश होंगे, इनकी जो संख्या है वो समय समय के साथ बढ़ते रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान लागू के समय, यहां पर आपको जजों की संख्या कितनी है, इस समय जो आपको जजों की संख्या थी वो आपको थी 8, 7 + 1, कितने, 7 + 1, ठीक है। मतलब क्या, 7 जो है वो न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। लेकिन समय समय के साथ ये बढ़ता गया, ठीक है। अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो ये है आपको 33 + 1, ठीक है। यानी 33 को आपको जो है न्यायाधीश होंगे और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए जजों की जो संख्या है वो निश्चित की गई है। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको
जजों की संख्या निर्धारित नहीं की गई। ठीक है, तो कभी आपसे एग्जाम जो है लिया जाए अगर, तो वहां पर सवाल पूछा जा सकता है कि आप यह बताएं कि किसी भी उच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे निर्धारित नहीं है, तय नहीं। ठीक है, इसके लिए संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो है 34, जो वर्तमान में पूरा है। ठीक है, ये अधिकतम भी है और पूरा भी है। ठीक है, तो पहले 34 अधिकतम था, लेकिन पहले कम ही था, आपको 26+1 का था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, वो पूरा हो गया, जितना जज चाहिए था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आपसे कभी यहाँ पर पूछ लिया जाए कि न्यायाधीश बनने के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, 35। तो न्यायाधीश बनने के लिए यहाँ पर कोई भी उम्र सीमा नहीं। ठीक है, तो न्यायाधीश बनने के लिए उम्र सीमा तो 20 नहीं। कवर नहीं बन सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब सब कुछ समझाएंगे भी। उम्र सीमा का मतलब क्या है, ये आपको न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है। ठीक है, लेकिन अधिकतम है कि अधिकतम क्या है, तो यहाँ पर आप 65 वर्ष में, यह 65 वर्ष में अपने पद का त्याग करेंगे। ठीक है, यानी आपको दो बातें यहाँ पर याद रखना है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये तय नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो किस उम्र में रिटायर होते हैं, ठीक है, वो 65, तो यह इनका क्या है, रिटायरमेंट का एज है। ठीक है, ये क्या है, वो रिटायरमेंट एज है कि 65 वर्ष की आयु में क्या है, ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र नहीं है। ठीक है, और अधिकतम भी क्या होना चाहिए वो भी नहीं है, लेकिन 65 वर्ष में ये रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 64 साल और 11 महीने में वो जज बनते हैं, ठीक है, तो वो केवल 1 महीने ही कार्यकाल उतारेगा। ठीक है, 1 महीने में कार्यकाल खत्म, 65 वर्ष पूरा हो गया। कोई 20 वर्ष में ही बन जाता है तो वो 45 वर्ष रहेगा। ठीक है, कोई 25 वर्ष में बन जाता है तो वो 40 वर्ष रहेगा। ठीक है, तो जो जितने कम उम्र में जज बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उतने अधिक समय तक रहेगा। लेकिन ऐसे ही कोई जज नहीं बन सकता, उसके लिए कुछ योग्यता है जो भी आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे यही पर अगर आपको हम चर्चा कर दें, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता, ठीक है, यानी क्या योग्यता होने के बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, पहली योग्यता क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग पहले भी पढ़े कि भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सभी के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा क्या है कि न्यूनतम 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में, अब 25 हाई कोर्ट है, कहीं पर भी क्या हो, न्यायाधीश रहे हो पहले। ठीक है, या फिर न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के वकील रहे हो। ठीक है, चौथा, यह विधि ज्ञाता हो, यानी इनको विधि का जो है वो ज्ञान, कानून का ज्ञान। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। कब बन सकते हैं, सबसे पहले क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए।
ठीक है। दूसरा क्या, न्यूनतम 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्षों तक जो है वो किसी हाई कोर्ट के क्या रहे हो, जज रहे, ठीक है। या न्यूनतम 10 वर्ष तक वो किसी हाई कोर्ट के वकील रहे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, विधि ज्ञाता हो, यानी जब उनकी नियुक्ति की जाएगी तो जो उनके लिए कॉलेजियम होंगे, ठीक है, लेकिन कॉलेजियम की नजर में क्या हो, वो विधि ज्ञाता हो, यानी उनको कानून की जानकारी हो, ठीक है, तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात है समझ में। तो यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। तो यहाँ तक जो है आप समझे कि भारत की जो है न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो हमारे भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है, ठीक है, जहां पर आपको सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे ऊपर है, ठीक है। तो अब जो है आपको पढ़ना है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए। तो अब जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो अभी आपको बताया गया था इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है, 24 से 124 से 47। तो अब सबसे पहले हम आर्टिकल 124 की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट के संगठन के बारे में चर्चा, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसका संगठन, संगठन का मतलब क्या होता है, बनावट, ठीक है। तो उसका जो बनावट है वह किस प्रकार का है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है, तो सुप्रीम कोर्ट के संगठन एवं स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना जो है इस प्रकार से हुई और इसका संगठन कैसा है, ठीक है। तो अगर हम वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, ठीक है, तो इसका जो एक रूप है जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर्वप्रथम जो है जो कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो है, जैसे हम देखेंगे कि कलकत्ता में आपको एक अदालतें थी, ठीक है, जिनका नाम जो है आपको रखा गया था कलकत्ता जो है, ये आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को पढ़ाए थे। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार 1774 में जो है कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा गया, यानी उस समय वो सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है। फिर आगे चलकर जो है आपको दिल्ली में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई और वहां पर आपको कलकत्ता में क्या हुआ, हाई कोर्ट बना, ठीक है। तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय का प्रावधान है, ये अंग्रेज शासित जो भारत था वहीं से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। जब अंग्रेजों का यहाँ आगमन नहीं हुआ था उससे पहले ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, कानून व्यवस्था को जो है पूरी तरह से बदल दिया, जो आपको ब्रिटेन में चल रहा था वैसी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया, ठीक है। तो पहली बार आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, उसकी स्थापना की गई, यानी उसी उस समय जो है वही न्यायालय जो है आपका सबसे बड़ा न्यायालय था, इसलिए इसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है कलकत्ता को, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो है कलकत्ता में क्या आपको हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का आपको दिल्ली में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो ये आपको कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है, जिसे हम लोग नई दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दिल्ली का नया नाम नई दिल्ली हो गया है ना। नई दिल्ली में आपको जो है इसे हम अब दिल्ली एनसीआर के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है यहाँ पर इसकी स्थापना और इसका संगठन, इसके बारे में जो आपको कहाँ पर जानकारी मिलती है, आर्टिकल 124, ठीक है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 125 की बात करें तो यहाँ पर आपको जो जज होंगे तो जज का जो वेतन होगा और जो उनके भत्ते होंगे, इसकी जानकारी आपको मिलती है कहां पर, आर्टिकल 125। वेतन भत्ते में क्या अंतर है? वेतन भत्ते में क्या अंतर, देखिए वेतन हुआ सैलरी, जो महीने के अनुसार सैलरी मिलती है, ठीक है। भत्ते का मतलब होता है सैलरी के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, जैसे रहने के लिए आवास हो गया, गाड़ी की व्यवस्था हो गई, ठीक है। तो कई सारी सुविधाएं मिलती है जॉब के साथ साथ, ठीक है। जिसे आपको राष्ट्रपति वाले में बताया गया था, है ना, उपराष्ट्रपति वाले में बताया गया था, ठीक है। तो सैलरी के अलावे जो चीजें मिलती है वो भत्ते के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना है, ठीक है, तो याद रखिएगा
कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनका जो वेतन होगा वो आपको 2,80,000, ठीक है, क्या मासिक, मासिक तो क्या महीने का, ठीक है। प्रेसिडेंट से भी ज्यादा। प्रेसिडेंट से कहाँ जाता है? 5 लाख प्रेसिडेंट का आपको 5 लाख है ना, उससे तो लगभग कहीं आधा है, ठीक है। और जो बाकी न्यायाधीश होते हैं, बाकी जो आपको यहाँ पर जज होते हैं, ठीक है, इनका होता है आपको 2,50,000, ठीक है। तो ये कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो जो मुख्य जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी है 2,80,000 रुपया मासिक, महीने की, ठीक है। और जो सामान्य जज है, यानी जो 33 जज हैं, ठीक है, उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपया मासिक, ठीक है। और केवल वित्तीय आपातकाल को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, तो इनके सैलरी में कभी कटौती नहीं की जा सकती है, ठीक है। यानी किसी भी समस्या से देश गुजर रहा हो, किसी की सैलरी को काटा जा रहा हो, कम किया जा रहा हो, ठीक है, लेकिन इनके सैलरी में कोई अंतर नहीं होगा। केवल शर्त एक है, वित्तीय आपातकाल न लगा। अगर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पर भी कटौती की जा सकती है, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल आप लोग को आर्टिकल 360 के बारे में बताए हुए थे, है ना, आगे भी चर्चाएं होंगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनका जो यह वेतन होता है, ठीक है, इसका निर्धारण होता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें संशोधन वगैरह जो है हो सकता है, ठीक है। या कोई भी अगर सैलरी बढ़ाने की कोई बात होगी, ठीक है, तो वो कहाँ से? संसद से, ठीक है। तो आर्टिकल 125 जो है आपको क्या है? वेतन के बारे में और भत्ते के बारे में है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 126, तो यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीश की चर्चा है, ठीक है। अब कार्यकारी न्यायाधीश जो है वो कौन होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 126 में कहता है कि जो आपको, अच्छा न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पर आपको मुख्य छूट, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? एक, है ना। अब मान लीजिए कि वह जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसी कारणवश नहीं है, ठीक है, तो उनके स्थान पर क्या होगा कि जो सबसे वरिष्ठतम, ठीक है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तो जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उसको बोलते हैं वरिष्ठतम। क्या बोलते हैं? वरिष्ठतम, ठीक है। तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, वह उनका क्या होंगे? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आप लोग को कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया गया था कि अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहेंगे तो उनके कामों को जो करवाएंगे कौन? उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो बन जाएंगे क्या? राष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो कौन? मुख्य न्यायाधीश। तो अब मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, तो मुख्य राष्ट्रपति जो मुख्य आपको न्यायाधीश है उनका पद क्या हो गया? अभी तो ख्याल रिक्त हो गया, है ना। तो वहां पर कौन जाएंगे? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो 33 में सबसे सीनियर होंगे, वो जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब आगे आते हैं आर्टिकल 127 पे, ठीक है। तो आर्टिकल 126 आपको मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहता है, और जो आपको आर्टिकल 127 है वो आपको तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात करता है। ठीक है। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वाद जो है पेंडिंग है, केस पेंडिंग है, ठीक है, और जजों की संख्या क्या है? कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? तो इस कंडीशन में किसी भी हाई कोर्ट से, ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे इनको यहां पर लाया जा सकता है, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ न्यायाधीश को फिलहाल के लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो वो कौन हो सकते हैं? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है। काम खत्म, ये वापस अपने जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाई कोर्ट को जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यहाँ पर उसको वरीयता मिलती है, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश है उनको यहाँ पर क्या मिलेगा? वरीयता मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और संगठन के बारे में है। आर्टिकल 125 इनके वेतन एवं भत्ते के बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में है। आर्टिकल 127 आपको
तदर्थ न्यायाधीश के बारे में, न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है। सिर्फ पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय, सिर्फ पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो 124 होगा। हाँ, अगर सिर्फ पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कभी पूछेगा ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ऐसे मिलेगा, किस प्रकार से, तो जो आपको हम लिखाए हुए थे 124 से 143 ऑप्शन ऐसा मिलेगा, हाँ। कभी एक अनुच्छेद नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यह पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद, तो ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम सेट मारे तो ऐसा आया था सर जी, ऐसा आया था। हाँ, सिर्फ तो बाय चांस आपको किसी, क्योंकि सेट जो मारते हैं तो वो तो आपको कोई कंपनी वाली ही बुक छापते हैं, ठीक है, वहां पर टाइपिंग एरर वगैरह होती है, तो उसके कारण वो हो गया होगा। लेकिन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी देगा कि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कहां पर है, ठीक है, तो वो आपको 124 से 147, अगर ये नहीं दिया गया है तब एक चीज और हो सकता है कि अगर 124 ऑप्शन में है तो फिर 124 से लेकर 147 तक में कोई अनुच्छेद नहीं देगा ऑप्शन में, ये आपका हो सकता है, ठीक है। तीसरा और क्या हो सकता है कि आपका सवाल पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहां उल्लेख है, तब केवल 124 रहेगा, वह सारे अनुच्छेद रहेंगे 124, 25, 26, 27 सब रहेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा 124। तो तीन तरह से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यह रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा कहां पर है और ऑप्शन केवल 124 है, तो 124 के बाद 145 तक का कोई अनुच्छेद ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, तो ये तीन तरह से आपको सवाल जो है बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो है अगर हम बात करें कि इनकी योग्यता तो आपको बताया जा चुका है, 124 में ही जो है आप यहाँ पर एक और याद रखेंगे 124 का जो है एक, ठीक है, इसमें क्या है, त्याग पत्र की चर्चा है, ठीक है, एक ये भी आप जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 124 का एक, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या है, त्याग पत्र की चर्चा की गई है, ठीक है। और यहाँ पर 2A को देखें, ठीक है, 124 का 2A, ठीक है, तो यह जो त्याग पत्र देगा वो किसे देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है, त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है कोई आपको क्या निर्धारित नहीं है, ठीक है, ये भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का, का। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है 124(4) के बारे में जान लीजिए, ठीक है। 124(4) में क्या है, यहाँ पर पद से हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, और इन्हें जो पद से हटाया जाता है महाभियोग के माध्यम से, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया है क्या, ठीक है, देखिए जब भी किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, यानी इसको हटाने का जो है बात किया जाएगा, ठीक है, तो यह प्रस्ताव आपको जो है दो जगह आ सकता है, ठीक है। कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है। अगर लोकसभा में आएगा तो यहाँ पर 100 को जो है इनका प्रस्तावक होना चाहिए, यानी 100 लोग इनके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो 100 व्यक्ति, या व्यक्ति को हम यहाँ सदस्य लिख देते हैं, ठीक है, 100 सदस्यों का समर्थन। अगर राज्यसभा में होगा तो यहाँ पर 50 सदस्यों का समर्थन, ठीक है। तो लोकसभा में होगा तो 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर पद से हटाने के लिए जो है प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए यह लोकसभा में जो है अगर पास हो जाता है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे उसने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसके लिए 3 व्यक्ति का जो है एक टीम बनाया जाएगा, ठीक है, और वह 3 व्यक्ति कौन कौन होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, जो दूसरे होंगे वह किसी भी हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और तीसरा जो होंगे वो विधि के जानकार, या को संसद से रहेंगे कौन, विधि के जानकार। इन 3 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाया जाएगा, ठीक है।
ये क्या करेगा, तो ये जांच करेगा। ये क्या करेगा, जांच करेगा। इसको बोलेंगे जांच समिति, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, प्रस्ताव आया कि इस जज को जो हटाना चाहिए, ठीक है, और हटाने का जो कारण भी देगा कि भाई क्या कारण है। तो इसका दो कारण हो सकता है, एक कि जो उनकी न्यायिक प्रक्रिया है वो सही नहीं है, यानी उस पर कोई आरोप लग जाए, ठीक है, कि उनकी जो न्यायिक प्रक्रिया वो क्या है, सही नहीं है, और दूसरा वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब प्रस्ताव आएगा तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए लोकसभा में और 50 सदस्यों का समर्थन राज्यसभा में, जहां पर भी वो पेश किया जाएगा, ठीक है। फिर अगर लोकसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेता है तो एक जांच समिति बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और विधि के कोई एक जानकार संसद से होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा क्या होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद ये अपना रिपोर्ट क्या करेगा, पेश करेगा। अगर उसमें दोषी पाया जाएगा तब जो है उसको हटाया जाएगा। तो हमारे भारत में अभी तक जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी जज को नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से किसी को हटाया नहीं गया है, हालांकि एक दो बार ये प्रक्रिया चली अवश्य है, ठीक है, लेकिन फाइनल राउंड तक पहुंच नहीं पाई है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इस तरीके से कितने अभी तक में जो है आपको न्यायाधीश को हटाया गया है, तो वो एक भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें कि इसका जो महाभियोग है, ठीक है, तो इस पर जो है दो प्रकार से काम हो सकता है, ठीक है। एक क्या है कि कदाचार, जो आपको बोले, जो संविधान का क्या है उल्लंघन करे, ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका मानसिक शारीरिक स्थिति अगर सही नहीं हो, ठीक है, उसके कारण भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया जो है पहली बार आपको लगाया गया था आर रामास्वामी पर। इस पर आर रामास्वामी, ये लिख नहीं रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी के लिए आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो आर रामास्वामी पर जो है यह आया था, ठीक है, जो कि आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम इनका जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। अब इनके कई सारे जो है क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार का मतलब क्या, किस किस क्षेत्र में ये अपना अधिकार रखते हैं अपना फैसला सुनाने का, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का, ठीक है, तो आर्टिकल 131 की चर्चा करें, ठीक है। तो आर्टिकल 131 में जो है यहां पर आपको कहा गया है कि अगर संघ एवं राज्य के बीच विवाद या राज्य का राज्य से, ठीक है, तो कई ऐसे मामले आते हैं जहां पर केंद्र और राज्य जो है दोनों एक दूसरे के जो है खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई विवाद होगा तो वह विवाद को कौन सॉल्व कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। इसका एग्जाम्पल आपको जैसे देखें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर जल विवाद है, ठीक है, कि जो नदियां बहती है वहां पर, ठीक है, तो उनको लेकर क्या, किसको कितना पानी मिलना चाहिए, इसको लेकर विवाद है, ठीक है। तो वो भी केस आपका कहां पर चलता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या है, विवाद है, ठीक है। तो ऐसे जब विवाद होंगे तो वह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है उस पर फैसला सुनाने का, ठीक है। यह इनका क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको प्रारंभिक क्षेत्र है, ठीक है। प्रारंभिक का मतलब क्या है, सबसे मुख्य काम पहले तो इसका यही है, ठीक है, ठीक है। ये आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर बात करें तो यहाँ पर इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इसकी चर्चा आपको आर्टिकल 132 में, ठीक है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है इसकी चर्चा कहां पर है, आर्टिकल 132 में। अब यहाँ पर क्या है, तो उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश या निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिसे अभी आपको हम बताए थे यहाँ पर कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर नीचे के किसी भी कोर्ट में कोई विवाद है, ठीक है, तो वो ऊपर के कोर्ट में जा सकता है,
ठीक है। लेकिन अगर ऊपर की कोर्ट का कोई फैसला है तो नीचे की कोर्ट में यहाँ पर जो है आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार में यही बात कहता है आपको कि अगर हाई कोर्ट में किसी प्रकार का फैसला सुनाया गया जो अंतिम रूप से सुनाया गया, ठीक है, और यह फैसला जो है आपको स्वीकार नहीं हुआ, तो आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कह रहा है आपको कि हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास न्यायालय है वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो अगर कोई हाई कोर्ट से असंतुष्ट है तो वो कहाँ जा सकता है? आपको सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करता वही है, ठीक है, इसलिए आप वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे आपको जो है यह एक इनका परामर्शदात्री जो है क्षेत्राधिकार है, ठीक है। और इसकी चर्चा आपको आर्टिकल 143, ठीक है। तो जो आर्टिकल 143 है, तो यहाँ पर आपको कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग को राष्ट्रपति वाले में भी बताया गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन राष्ट्रपति का मानना न मानना उसका अपना काम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर परामर्श जो है लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक परामर्शदात्री क्षेत्राधिकारी के पास है, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है आवश्यकता के अनुसार चाहे तो परामर्श दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, ये उनके अपने हाथ में, ठीक है। इसके अलावे न्यायिक नवावलोकन, ठीक है। तो न्यायिक नवावलोकन जो है इसकी भी शक्ति जो है आपको कहां पर है? तो सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी वाद को पुनरावलोकन का मतलब क्या? पुनः अवलोकन। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुनः अवलोकन, ठीक है। मतलब क्या? दोबारा इसको देख सकते हैं। यानी अगर कोई फैसला एक बार सुनाया गया, अगर उससे लोग संतुष्ट नहीं या किसी प्रकार कमी लग गई तो उनके ऊपर दोबारा वो फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। इसको न्यायिक अवलोकन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और अधिकार सबसे बड़ा आपको ये आपको कौन है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में आपने पढ़ा था, है ना। तो ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है? मौलिक अधिकार का संरक्षण। यानी किसी प्रकार से अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण भी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है कि कुछ इनके अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल्स हैं और इनके क्या क्या क्षेत्राधिकार है, ठीक है। इनके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, हटाया कैसे जाता है, ठीक है। इसकी वेतन क्या है, भत्ते क्या है, ये सारी चीजें आपका, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हुआ। इसके बाद आपको हाई कोर्ट भी है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें ना, ज्यादा वहाँ पे नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ तो मिलता जुलता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर